Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विभाजन के ऊपर केंद्रित पिछले 2 लेक्चर से आगे हम सिनेमा और विभाजन के इतिहास के संबंध में बातचीत करेंगे। इससे पहले हमने विभाजन के उच्च राजनीतिक पक्ष के बाबत जो इतिहास लेखन रहा है पिछले 50 सालों में, उसके ऊपर चर्चा की और हमने इस बात पर भी चर्चा की कि किस तरह से 1980 के दशक के मध्य से खासकर दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के बाद इतिहास लेखन ने एक नया मोड़ अख्तियार किया, जहां पहली बार विभाजन की त्रासदी भोगे हुए आम लोगों के दुख दर्द, उनकी पीड़ा, उस हिंसा जिसको वे भुगत रहे थे, उसकी स्मृतियां आदि के बारे में इतिहास लिखा जाने लगा और इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक अहम बिंदु, बंटवारे के विभाजन के इतिहास की जो समझ हमारी बनी है, उस समझ में योगदान देने के लिए सिनेमा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस सिनेमा के बदलते हुए स्वरूप की बात करेंगे और इसका इतिहास लेखन की दृष्टि से क्या महत्व हो सकता है, क्या महत्व है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा यदि आप इस श्रृंखला को फॉलो कर रहे होंगे कि यहाँ हम आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के संबंधित और उसकी बदलती हुई प्रवृत्तियों का लेखा जोखा रख रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम सिनेमा की बात करते हैं, खासकर बंटवारे के संबंधित सिनेमा, या फिर यूं भी सिनेमा एक जो सिनेमैटिक रजिस्टर जो है उसकी बात करते हैं, सिनेमा का इतिहास में योगदान की बात करते हैं, तो पहली बात तो यह है कि हम जो इतिहास की लिखित साक्ष्यों के ऊपर आधारित जो समझ है उसके परे जाने की बात है। इतिहास इन्हीं लिखित सामग्रियों के आधार पर लंबे अरसे से लिखा जाता रहा और यह इतिहास के एपिस्टेमोलॉजी के, उसके मेथोडोलॉजी के आधार में रहा है। आर्काइव की महत्ता रही है, केंद्रीय महत्ता रही है, लेकिन सिनेमा न तो सरकारी दस्तावेज है, न ही यह एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म की या डॉक्यूमेंट्री फिल्म फुटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ लोकप्रिय पॉपुलर सिनेमा की बात कर रहा हूँ।
तो ऐसे में इतिहास, अतीत की समझ बनाने के लिए सिनेमा का उपयोग किस तरह से किया जाए, यह भी चर्चा का विषय, विवाद का विषय रहा है इतिहासकारों के मध्य। और यहाँ कुछ कुछ जो विवाद या विमर्श है वह उसी तरह का है कि साहित्य और इतिहास का क्या संबंध होता है, या अन्य दृश्य माध्यम जैसे फोटोग्राफी, कार्टून आदि का इतिहास के साथ क्या संबंध है। हम लोग इस दिशा में विशद चर्चा यहाँ नहीं कर पाएंगे, समय का अभाव है और हमारा केंद्र बिंदु बंटवारे की सिनेमा की पड़ताल है। लेकिन यहाँ एक बात की तस्दीक कर देना जरूरी है कि जब हम सिनेमा के माध्यम से इतिहास लेखन की बात करते हैं तो हमारा नज़रिया वही नहीं रह जाता जो कि आर्काइव में बैठकर सरकारी दस्तावेज़ों को पढ़ते हुए होता है। हमारे सरोकार, हमारे प्रश्न, इतिहास को देखने का नज़रिया, यह तीनों बदल जाता है। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोकप्रिय सिनेमा या साहित्य एक फिक्शनलाइज्ड रजिस्टर है, तो फैक्ट और फिक्शन के बीच का जो नाता है वह दूरी बनी रहेगी। दोनों के बीच आपसी संबंधों की संश्लिष्टता पर भी हमें गौर करना होगा। और इस सब के मुद्दे नज़र ही हम इस इतिहास को बेहतर तरीके से, उपयोगी तरीके से इसके साथ संवाद कर सकते हैं। यहाँ एक और सवाल उठता है कि हमें सिनेमा की तरफ जाने की ज़रूरत क्यों है, इसकी क्या अहमियत है। तो एक बार मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा आप सबको, जो मैं पिछले 2 लेक्चर्स में भी कहता आया, कि विभाजन का इतिहास एक लंबे समय तक उच्च राजनीतिक विमर्श का इतिहास रहा। और यदि हमें उस विमर्श से आगे किस तरह से बंटवारे ने इस उपमहाद्वीप के आम जीवन को प्रभावित किया, समाज और संस्कृति को प्रभावित किया, हमारी मान्यताओं को प्रभावित किया, यदि हमें इन सब सवालों का जवाब खोजना होगा तो हमें सरकारी आर्काइव से बाहर निकलकर इस जनता के आर्काइव, इस लोकप्रिय आर्काइव की तरफ रुख करना होगा। और यहाँ एक और बात है कि जहाँ एक और इतिहास लेखन, जो अकादमिक इतिहास लेखन है, वह इन मुद्दों पर बड़े लंबे समय तक चुप रहा, वहीं दूसरी तरफ साहित्य और सिनेमा बंटवारे के ठीक बाद से इस भीषण त्रासदी से मुखातिब थे। साहित्य के क्षेत्र में हम जानते हैं, चाहे वह सादत अली हसन मंटो हों, जिनके शॉर्ट स्टोरीज़, स्याह हाशिए जो बंटवारे के दर्द और उसके भीषणता, उसकी क्रूरता को हमारे सामने लाता है, या झूठा सच जैसा उपन्यास हो, या फिर कृष्णचंद्र की कहानी हो,
अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं। आधा गांव हो राही मासूम रजा का, और इनसे बंटवारे के एक अलग तरह के मानवीय संवेदना से युक्त सामाजिक परिस्थिति का, सामाजिक इतिहास का हमें एहसास होता है। और 1980 के दशक के बाद से, जब से विभाजन के इतिहास लेखन ने एक नया मोड़ लिया, तब से साहित्य का भी इतिहास लेखन में भरपूर उपयोग किया जाता है। और एक बेहद अहम बात यह है कि इन सब अलग अलग रुझानों ने, चाहे वह साहित्य के साथ इतिहास का डायलॉग हो इस विषय पर, या सिनेमा के साथ इतिहास का डायलॉग हो, पार्टीशन हिस्टोरियोग्राफी ने भारतीय इतिहास लेखन को कई तरह से झकझोर कर रख दिया है। और यह जो झकझोरना है, मेथोडोलॉजिकल स्तर पर हो या कुछ जरूरी सवाल को उठाने के स्तर पर हो, नए आर्काइव को सामने लाने की बात हो, इन सभी स्तरों पर इसने बहुत कुछ इतिहास को नया दिया है, नए सोचने पर विवश किया है। तो ये एक बहुत फ्रूटफुल डायलॉग आप कह सकते हैं रहा है। तो जब हम इस भूमिका के साथ सिनेमा की तरफ रुख करते हैं, और यह जो हम एक समानांतर आर्काइव की बात कर रहे हैं, इसके क्या मायने हुए? क्या हम जब इन सिनेमा को देखें तो बंटवारे से जुड़ी हुई सूचनाओं को एकत्र करने के लिए हम इन सिनेमा की तरफ रुख करें? मेरा जवाब शायद नकारात्मक होगा। और यहाँ सिनेमा या साहित्य हमें उस एफेक्टिव टर्न की तरफ ले जाता है, उन संवेदनाओं की तरफ ले जाता है जिसे पॉजिटिविस्ट तरीके से वेरीफाई या फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता है। यह हमारे चेतन मन को संबोधित करता है। तो यहाँ सूचना सत्य है या असत्य है, उससे अधिक जो छवियां गढ़ी जा रही हैं और उन छवियों के गढ़ने का क्या व्याकरण है। सिनेमा जाहिर सी बात है कि दृश्य श्रव्य माध्यम है, तो दृश्य और श्रव्य तकनीक के द्वारा किस तरह की छवियां गढ़ी जा रही हैं, किस तरह के सरोकार हमारे सामने लाए जा रहे हैं, और इन सरोकारों का समाज पर क्या असर हो सकता है। इन सब तमाम बातों का यदि आप सीधे उत्तर खोजने जाएं तो शायद आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हम सांस्कृतिक इतिहास के माध्यम से जानते हैं कि सांस्कृतिक इतिहास में संपर्क, संबंध, एक घटना का दूसरे घटना, हिस्टोरिकल रजिस्टर्स का, रिप्रेजेंटेशंस का संबंध परोक्ष रूप से समाज और संस्कृति के साथ हुआ करता है। तो कारण परिणाम संबंध से हमें परे जाकर इस आर्काइव को खंगालना होगा। एक और बात है कि जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो या
इस वैकल्पिक आर्काइव की बात करते हैं, तो हम इसे इतिहास लेखन की संज्ञा से क्यों न बाजें? मतभेद हो सकता है, लेकिन यहाँ मेरा उद्देश्य इतिहास लेखन के इस संभावना की तरफ इशारा करने का इसलिए भी है कि आप इस बात से भी परिचित हों कि इतिहास की समझ, अतीत की समझ कोई खास चौखटे में ही रहकर अब नहीं देखी जाती है। पिछले 50 सालों में अलग अलग तरीके से इतिहास के साथ, अतीत के साथ संवाद किया जाता है, जो विश्वविद्यालय और अकादमिक हलकों में भी होता है और इसके बाहर भी जो संस्कृति कर्मी हैं, साहित्यकार हैं, फिल्मकार हैं, वे अपने तरह से इस इतिहास का निर्माण करते हैं। तो उस तरह से भी सिनेमा हमारे लिए एक बहुमूल्य ज्ञान की थाती के रूप में हमारे सामने आता है। यहाँ महज यह भी बात नहीं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, एक पुरानी कहावत है। जाहिर सी बात है कि साहित्य समाज का आईना होता है, वह अपने समय का दस्तावेज होता है, लेकिन यह कोई एक पैसिव रिसोर्स नहीं है। यह दो तरफा समाज के साथ संवाद करता है। यह समाज की सामूहिक स्मृति को संजो कर रखता है, लेकिन साथ साथ उस सामूहिक स्मृति के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। और जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो मुझे एक दिलचस्प वाकया याद आता है, जिसे मैं यहाँ आप सबसे साझा करना चाहूँगा। जब आज से करीब 20 साल पहले मैं एक शोधार्थी की तरह बंटवारे के इतिहास से जुड़ा हुआ फील्ड वर्क कर रहा था, जो लोग उस समय पाकिस्तान से भारत आए थे शरणार्थी की तरह, उनसे साक्षात्कार कर रहा था, तो इनमें से कई महिलाएं, कई लोग, जाहिर सी बात है कि उस समय इनकी उम्र औसतन 65-66 साल से ऊपर की थी, और इनमें से कईयों को यह समझाने में खासा मशक्क़त मुझे करना पड़ता था कि मैं यह शोध इतिहास की समझ को बढ़ाने के लिए शोध आलेख और किताब लिखने के उद्देश्य से कर रहा हूँ। लेकिन जब उन्हीं के घर की, उनके परिवार की अगली पीढ़ी उन्हें बताती थी कि ऐसे ही शोधों से, इसी तरह से लोग बातचीत करते हैं और उसके बाद सिनेमा आती है। उन्हीं दिनों मशहूर हिंदी के ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी। तो इन बुजुर्गों को मेरा उद्देश्य समझने में कतई मुश्किल नहीं हुआ, और फिर हमारे बीच एक नाता सा बन गया, और उन्होंने कई अहम बातें, उस दौर की बातें, अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें हमसे साझा की। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गदर एक प्रेम कथा
एक ऐसे सिनेमैटिक मोमेंट की तरह हमारे सामने आता है जबकि आम जन भी बंटवारे के बारे में, उस इतिहास के बारे में जानने को, बताने को उत्सुक हो चुका था, हमारे उत्सुक नजर आता है। तो इन सिनेमैटिक मोमेंट्स, इन सिनेमा के रिलीज के साथ जब जन चर्चाएं होती हैं, उन लम्हों में भी अतीत के अनुभव वापस समाज के सतह पर आते हैं और इस तरह से वह हमारे ज्ञान की थाती में इजाफा करते हैं। इसी तरह से एक और लम्हा है कि इनमें से बहुत सारे बुजुर्गों जिनकी बात मैं कर रहा था, जिनसे मैं बात कर रहा था पार्टीशन शोध के दौरान, इनमें से बहुतों ने चर्चा की पार्टीशन से जुड़े हुए एक ऐसे फिल्म की जिसे लगभग भुला दी गई, जो फिल्म था लाहौर, 1949 की फिल्म। और यह आश्चर्य का विषय हो सकता है कि इनमें से बहुत से व्यक्तियों के जेहन में उस लाहौर सिनेमा का कथानक 60-62 साल बाद भी उतना ही तरोताजा था। तो सिनेमा इस तरह से इतिहास को, भावनाओं को, स्मृतियों को नई दिशा भी देता है, संयोजित करता है और संजो कर भी रखता है। कई बार स्मृति, मेमोरी स्टडीज़ के जो विद्वान हैं, वे हमें यह भी बताते हैं कि स्मृतियाँ कई बार बदलती भी रहती हैं और जनसंचार के माध्यम, सिनेमा, साहित्य का भी इन पर प्रभाव पड़ता है। तो यह भी देखने में आया कि कई ऐसी घटनाएं जो लोगों ने प्रत्यक्ष न भी देखा हो, उस पर भी वह सुनी सुनाई घटनाएं, मिथक, अफवाह, इन पर भी लोग विश्वास करते हैं, करने लगते हैं, ऐसे मानो ये घटनाएं उन्हीं के जीवन में या उन्हीं के सामने घटी हो। तो इसलिए भी मैंने पहले ही ताकीद किया था कि हमें जब सिनेमा या साहित्य या किसी भी तरह के दस्तावेज की तरफ हम जाएं तो हमें बेहद सतर्कता के साथ कदम बढ़ाने होंगे। तो इस के साथ मैं यहाँ आज 3 किस्म के सिनेमैटिक मोमेंट्स की बात करना चाहता हूँ और या फिर शायद 4। और इन 3-4 सिनेमैटिक मोमेंट्स, पीरियड्स में जो सिनेमैटिक रिफ्लेक्शंस आए हैं, उनके जरिए बंटवारे की संश्लिष्टता को समझने का, उसको रेखांकित करने का हम प्रयास करेंगे। तो पहली बात, इन लम्हों की तरफ जाने से पहले जो मैं सतर्कता की बात कर रहा था, और जाहिर सी बात है कि यह एक दृश्य श्रव्य माध्यम है
यह लिखित दस्तावेज नहीं है। तो यहाँ जो छवियाँ गढ़ी जाती हैं, यहाँ हम एक अलग किस्म की प्रक्रिया से भी वाकिफ़ होते हैं। जैसे, और इस तरफ सिनेमा के इतिहासकार भास्कर सरकार ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वे बताते हैं कि एक फिल्म आई शबनम 1948 में और इसमें एक फुटेज का इस्तेमाल हम पाते हैं जिसमें एक बच्चा एक गधे के पीठ पर सवार चला जा रहा है। बाद में भास्कर सरकार बताते हैं कि यही फुटेज 1985 में जब फिल्म्स डिवीज़न ने द एगनी ऑफ पार्टीशन नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें भी इसी फुटेज का इस्तेमाल हो रहा है। और यह फुटेज दरअसल 1942-43 के बंगाल अकाल से जुड़ा हुआ है। तो कई बार फिल्म निर्देशक अपनी कहानी कहने के लिए अलग अलग तरह के फुटेज का इस्तेमाल करते हैं, जो एक मेटाफर की तरह अपने स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से निकलकर वह अनेक कॉन्टेक्स्ट में विचरने लगता है, मानो जैसे कविता की कोई पंक्ति हो या कोई गाने का पंक्ति हो जो समय और काल की सीमा से परे हो जाता है। तो इसलिए भी मैंने यह ताकीद की कि जब आप सिनेमा और इतिहास की बात करें तो इन सभी तरह की पेचीदगियों से वाकिफ होकर ही हम इस इतिहास से रूबरू हो सकते हैं। कई ऐसे फुटेज हैं इन सिनेमा में जो दरअसल सिनेमा के निर्देशक रिक्रिएट करते हैं, वह वास्तविक घटना पर के फुटेज नहीं होते। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा। हम इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है, पर उससे पहले मैं संक्षेप में बताऊं कि हम आज एक तो ठीक बंटवारे के ठीक बाद का जो माहौल था, सिनेमैटिक इन्वायरमेंट, 1950 का दशक आप कह सकते हैं, 1950 से 1965 के दशक 65 तक का जो लम्हा है उसके संबंध में कुछ मोटी बातें करेंगे। फिर एक नया अध्याय 1975 में एम.एस. सत्यु की बेहद महत्वपूर्ण सिनेमा गरम हवा आती है, उसके बारे में बात करेंगे। मध्य 1980 के दशक के बाद 1988 में तमस जो गोविंद निहलानी की थी, उसकी संक्षेप में उसका उदाहरण देंगे। और फिर 2001 के आसपास और उस समय से जो लोकप्रिय फिल्म हैं, जिसमें गदर एक प्रेम कथा, 1947 अर्थ, पिंजर, ट्रेन टू पाकिस्तान, गौहर जान, इन सब सिनेमा के बारे में जिक्र करेंगे। बेहद विस्तार से जाने का तो समय नहीं है, लेकिन इन सब के उदाहरण के साथ हम इस इतिहास लेखन की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बंटवारे के ठीक बाद के सिनेमा से, और लाहौर जिसका मैंने जिक्र किया, इसी के साथ
छलिया जो 1960 में राज कपूर, प्राण, नूतन जिसमें है या फिर धर्मपुत्र है, वक्त है, इनमें से नास्तिक जो 1954 में आया, इन सिनेमाओं में हम देखते हैं, खासकर यदि आप छलिया और लाहौर के शुरुआती सीन देखें और आज के समय में जब हम लोग डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, आप इन सभी सिनेमा को YouTube पर बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो छलिया और लाहौर की मैं बात कर रहा था। शुरुआत में ही हम देखते हैं कि बंटवारे से पहले के एक स्वर्णिम समय, एक ऐसा समय जो जहां जिंदगी हंसती खेलती थी, जहां प्रॉस्पेरिटी था, समृद्धि थी, खुशहाली थी, उसका दर्शन हमारे सामने होता है। और यह एक ऐसे कंट्रास्ट को दर्शाने के लिए होता है जिससे विभाजन की त्रासदी को अधिक फोर्सफुली दर्शक के सामने पेश किया जाए। और जैसे लाहौर में की शुरुआत होती है, लाहौर के लंबे चौड़े सड़कों, भव्य गलियों, भव्य इमारतों का बहुत चमकदार चित्रण से। इसी तरह छलिया में हम देखते हैं कि फिल्म की मुख्य नायिका नूतन कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक रेलगाड़ी में आ रही है। रेलगाड़ी के ऊपर लाहौर से दिल्ली लिखा हुआ है। रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है। ये सभी सांकेतिक दृश्य सिंबल्स आप कह सकते हैं, जिनके अर्थों को समझना होगा। और वह नूतन की तरफ कैमरा जूम होता है। नूतन खिड़की से बाहर देखती है और खिड़की से बाहर वही बंटवारे से पहले का खुशहाली वाला हंसता खेलता समृद्ध लैंडस्केप हमें मिलता है। तो यह जो एक लैंडस्केप का ट्रांजिशन इन सिनेमाओं में दिखाया जा रहा है, उससे एक तरफ तो विभाजन, किस तरह से बंटवारा अचानक हुआ। भले ही हमने देखा है कि बंटवारे के कारण संप्रदायवाद के इतिहास में गहरे जमे हुए थे और 47 के बाद से राजनीतिक हलकों में भी इस तरह के कयास हो रहे थे। 1946 में भी बहुत भीषण दंगे हुए थे। तो यदि उस राजनीतिक इतिहास की तरफ देखें तो बंटवारा एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस या सीरीज ऑफ इवेंट की तरह नज़र आता है। लेकिन जब आम आदमी के नज़र से देखें तो उनके लिए यह एक ऐसा जलजला जैसा था
एक ऐसी आपदा जिसके होने की संभावना, आशंका तो उनके मन में थी, लेकिन यह अचानक इस तरह से हो जाएगा, यह भी उन्होंने नहीं सोचा था। तो इसकी जो आकस्मिकता है वह इन सिनेमाई तकनीक के द्वारा निर्देशक हमारे सामने लाते हैं। दूसरी तरफ यह जो मेटाफर है और यह जो अप्रत्यक्ष रूप से बातें कहने की रचनात्मक जो इन्वेस्टमेंट है, वह देखें तो कई ऐसे सिनेमा इस दौर में हमें मिलते हैं जहां विभाजन भले ही सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर कहानी का विषय न रहा हो, कथानक न रहा हो, लेकिन जब कथा कुछ और भी त्रासदपूर्ण घटनाओं का जिक्र करती है तो एक समीकरण सा दर्शकों के मन में बन जाना बहुत स्वाभाविक सा लगता है। जैसे 1965 में जब मशहूर फिल्म वक्त आया, तो वक्त में दरअसल विभाजन का सीधा जिक्र नहीं था, लेकिन एक हंसते खेलते परिवार जिसके मुखिया बलराज साहनी थे, उन पर मुसीबतों का दौर शुरू होता है और अचानक से वह परिवार कठिनाइयों से घिर जाता है, समय बदल जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं विभाजन का जो बहुत इमीडिएट हिस्ट्री है और उसकी त्रासदी जो लोगों के मन में थी, उसे भी ये निर्माता निर्देशक मोबिलाइज कर रहे हैं। कई बार जो प्राकृतिक आपदा और बंटवारे के बीच का जो समीकरण है वह इन सांकेतिक दृश्यों, सीनों के जरिए भी इन सिनेमा में हम पाते हैं, बहुत प्रमुखता से पाते हैं। यहाँ गौरतलब है कि यह जो दशक है वह नए देश के निर्माण का भी दशक है, जहाँ कई बार बंटवारे की दास्तान सीधे तौर पर नहीं का नेपथ्य में चलता रहता है और इसमें नए किस्म के नागरिकता का सवाल, जो अगवा की गई महिलाओं का सवाल, उनके रिकवरी का सवाल, उनके अपने परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और परिवार के पुरुषों के साथ वापस भरोसा जीतने और उस परिवार में मिलने का सवाल, कठिनाइयाँ, यह सब इस दौर के या बाद के भी बंटवारे के सिनेमा में बेहद प्रभावशाली तरीके से इनका चित्रण हम पाते हैं। जैसे छलिया में नूतन और रहमान की शादी होने वाली होती है और वे बिछड़ जाते हैं, और जब नूतन को वापस भारत लाया जाता है सरकार के द्वारा, सरकार के एफर्ट से, और वे पुराने किले नुमा एक रिफ्यूजी कैंप में रहती हैं, तो
उनका उनका पहले का पति रहमान, उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में हम पाते हैं कि नूतन का किरदार कई बार आत्महत्या की कोशिश करती है और उन्हें दरअसल एक हाशिए का सामाजिक कैरेक्टर छलिया राज कपूर, जो सड़क छाप एक ऐसा किरदार है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वही बचाता है और वही भरोसा भी दिलाता है। तो एक तरफ जो रिकवर्ड वुमेन हैं, उपेक्षित हैं, और दूसरे तरफ दूसरा समाज के हाशिए पर उपेक्षित किरदार, उपाश्रित किरदार है। इन दोनों के बीच ये दोनों किस तरह से एक दूसरे को सहारा देते हैं और फिर से वापस परिवार मिल जाता है, इसकी कहानी छलिया में है। तो देखेंगे कि अनेक स्तरों पर एक नए समाज के निर्माण की बात, एक नए देश के निर्माण की बात और उसकी चुनौतियां इन सिनेमा के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। इसी तरह धर्मपुत्र में दरअसल एक बच्चे के बायोलॉजिकल मदर और उसका पालन पोषण करने वाली माता, इनके बीच के मूल्यों के टकराव की कहानी हम देखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो यहाँ कई ऐसे संकेत हैं, कई ऐसे विजुअल इन्वेस्टमेंट हैं या मोरल इन्वेस्टमेंट हैं जो उस दौर के समाज को समझने में, मान्यताओं को समझने में बेहद अहम भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन यहाँ यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि जैसा हमने पहले भी देखा कि बंटवारे में क्षेत्रीय विविधता रही है, और जैसे ही हम हिंदी सिनेमा, जहाँ मुख्य रूप से पंजाब सेंट्रिक पार्टीशन का डिस्कोर्स है, उसके अनुभव हैं, वहीं दूसरी तरफ यदि हम बंगाली सिनेमा की तरफ जाएं तो वहाँ फिजिकल वायलेंस से अधिक पहले के जमीन, पहले के घर से नाता टूटने का दुख दर्द, वह अधिक गहरे रूप से हमारे सामने आता है। लॉस ऑफ लैंड वहाँ अधिक प्रभावशाली रूप से, और उसकी संवेदनाएं, पुराने घर के छूटने की संवेदना, वह वहाँ केंद्र में है। और यह बात हम छिन्नमूल हो या फिर ऋत्विक घटक की तीनों फिल्में, कोमल गंधार, मेघे ढाका तारा और सुवर्ण रेखा, इन सब में हम
वह जो इमोशनल जो अटैचमेंट, उसका लॉस, उसकी बेहतरीन अभिव्यक्ति हम देखते हैं। जैसा हम जानते हैं कि बंगाल में कई चरणों में पार्टीशन हुआ और यहाँ इससे पहले भी कई फेजेस में लोग पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्वी बंगाल गए। तो इन प्रक्रियाओं का, इस माइग्रेशन का, जिससे शहर का लैंडस्केप बना, वह सब जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, वह सब बहुत संवेदना के साथ हमारे सामने आता है। अब जो यह अप्रत्यक्ष रूप से संबंध की बात है, अप्रत्यक्ष इशारे की बात है, वहाँ कई बार हम इन सिनेमैटिक नैरेटिव्स में देखते हैं कि गांव छोड़कर शहर जाने का पलायन और सीमा के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का पलायन, दोनों एक में एक हो जाता है। जैसे मशहूर फिल्म मदर इंडिया में हम देखते हैं कि नरगिस जब गाने के बोल कर देती है, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, तो कहीं न कहीं एक यहाँ एक मिथिक कॉल है जो इफेक्ट है वो मिथकीय रूप ले लेता है, जिसमें पुराने समय के बंटवारा से पहले के समय के एकता का आह्वान है और एक ऐसे भविष्य की संभावना का आह्वान है जो हर किसी को पता है कि वह संभव नहीं है, लेकिन वह आशावाद है, वह एक तरह का यूटोपिया है जिसकी तरफ संकेत हमें मिलता है। इसी तरह से यदि हम बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जब 1975 में गर्म हवा की तरफ आते हैं, गर्म हवा न्यू वेव ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में, न्यू इंडियन सिनेमा के रूप में इसे देखा गया, जहां रियलिज्म और पॉपुलर फिल्म इनके बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश है। और यहाँ आगरे के एक परिवार जो की कहानी है, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान चला जाता है, दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान छोड़ने से मना कर देता है, लेकिन उसके बाद किस तरह से इस परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस तरफ यह फिल्म इशारा करती है। और यहाँ हम उस इतिहास लेखन की बात स्वतः ही हमारे मन में आती है जिसमें इतिहासकारों ने लॉन्ग पार्टीशन की बात की या पार्टीशन लीगेसी की बात की। किस तरह से बंटवारा कोई एक इवेंट न होकर अपने रैमिफिकेशंस में, अपने परिणामों में अलग अलग तरीके से बेहद संश्लिष्टता के साथ आगे आने वाले कई दशकों को, कई पीढ़ियों को प्रभावित करता रहा।
इसी से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एक अलग किस्म का इंगेजमेंट, जब 1988 में गोविंद निहलानी का तमस, जो भीष्म साहनी के उपन्यास पर आधारित था, वह हमारे सामने आता है। और एक बार फिर से यह पंजाब के बंटवारे की कहानी है, लेकिन अपने फलक में यह सिनेमा पहले 6 भागों में एक टेली सीरियल के रूप में बना और फिर इसका सिनेमा के रूप में रूपांतरण हुआ। और इसके रिलीज का यह दौर वही दौर है जबकि पार्टीशन हिस्टोरियोग्राफी भी करवट ले रहा था, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। तो 1950 के दशक का सिनेमा और से बहुत भिन्न गरम हवा हमारे सामने आता है, अलग तरह के सरोकार, अलग तरह की समस्या के साथ, अलग तरह के ट्रीटमेंट के साथ, और इन दोनों से बेहद अलग, बहुत अलग तमस का कथानक, तमस का चित्रण हमारे सामने आता है। और इनसे बहुत अलग हम गदर एक प्रेम कथा या पिंजर जैसी फिल्मों को पाते हैं। यहाँ बहुत विस्तार में इस तरफ जाना संभव नहीं होगा कि इन अलग अलग दौरों के सिनेमा के बीच क्या समानताएं थी, क्या अलग हो रहा था। लेकिन आप कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने पहले बात की कि इतिहास लेखन की प्रवृत्ति बदलती रही, उसी तरह बंटवारे के सामाजिक दर्द के चित्रांकन, उनको कहने का अंदाज भी बदलता रहा। और यह जो बदलता मंजर है, उसकी तरफ मैं यहाँ इशारा भर कर रहा हूँ। लेकिन इन सभी में इसी तरह, और इन सभी अलग अलग सिनेमा में समाज के नए हिस्से का हम चित्रांकन देखते हैं। जैसे गौहर जान में हम एक बेहद उपेक्षित सामाजिक तबके के साथ हमारा रूबरू होता है। तो इस बदलते ऐतिहासिक जो समीकरण हैं समाज के साथ, सामाजिक चित्रण जो इन सिनेमाई दस्तावेजों के जरिए हमारे साथ सामने आता है, इसमें कहीं न कहीं कुछ सामाजिक मूल्यों की तरफ, कुछ सामाजिक संदेश देने की तरफ एक जद्दोजहद हम हमेशा पाते हैं। जैसे यदि आप अर्थ 1947 अर्थ, जिसे दीपा शाही ने नहीं, क्षमा करें, 1947 अर्थ, जिसमें आमिर खान हैं, नंदिता दास हैं, उसके अंत की तरफ
आप देखें, अंतिम दृश्य यह बप्सी सिधवा के उपन्यास आइस कैंडी मैन का रूपांतरण है। तो अंतिम दृश्य में हम पाते हैं कि कथाकार दिल्ली के बुराड़ी गांव में बबूल और कीकर के पेड़ के बीच जो जॉर्ज फिफ्थ के संगमरमर का विशालकाय पुतला है, मूर्ति है, वहाँ बैठी हुई है और वह साम्राज्य के अवसान की बात कर रही है, अंग्रेज साम्राज्य के अवसान की बात कर रही है। यह जो कथाकार है, यह सिनेमा में हम पाते हैं, यह दरअसल एंग्लो इंडियन लड़की है जो दिव्यांग है और एक बच्चे के, एक लड़की के नज़र से इस पूरी सिनेमा का कथानक गढ़ा गया है। किस प्रकार एक लड़की अपने आँखों के सामने बंटवारे का मंजर देखती है, उसका यह बयान है, यह सिनेमा, यह उपन्यास। तो इस सिनेमाई धरातल पर हम पाते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण से इस बंटवारे के मंजर की दास्तां बयां की जा रही है, इसका इतिहास लिखा जा रहा है और हर जगह कहीं न कहीं एक गहरे मानवीय मूल्य, मानवीय संवेदना को उभारने की कोशिश है। और अंत में इसी मुद्दे पर मुझे याद आता है धूल का फूल, जो 1961 में आई थी और यह कोई बंटवारे पर बनी हुई सिनेमा नहीं थी, लेकिन यहाँ एक वही नए देश के निर्माण का सपना, नए नागरिक मूल्यों के निर्माण का सपना हम पाते हैं उस मशहूर गीत में। जब हमें बताया जाता है उस गीत में जो कहता है कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो सांप्रदायिकता का जो दंश बंटवारे की हिंसा के रूप में आया, यहाँ उससे बचने की बात है। मानवीय मूल्य आधारित देश और समाज के निर्माण का आह्वान है और यही आह्वान है जो कि हमें इतिहास पढ़ने की तरफ प्रेरित करता है और यही इतिहास और बंटवारे की पर केंद्रित सिनेमा दोनों एक साझा जमीन, एक दूसरे के साथ साझे जमीन पर आते हैं, एक ही जमीन, एक ही मानवीय मूल्य की जमीन को साझा कर रहे हैं। और इसलिए भी एक इतिहास लेखन के विद्यार्थी या इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हमें इतिहास के स्थापित आर्काइव और इतिहास लेखन की स्थापित पद्धतियों से परे जाकर इन वैकल्पिक आर्काइव, वैकल्पिक इतिहास लेखन की तरफ ध्यान देना होगा। मैं यहीं विराम लेता हूँ। अगले विषय के साथ अगले लेक्चर में हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।